ये सब किया। तो सबसे पहले जो हमारा आज का एक्चुअली जो हमारे क्वेश्चंस हैं, आप पहला क्वेश्चन देखिए, ये अशोक से है मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी आज की जो सीरीज के। तो अशोक के बारे में जो क्वेश्चन मेनली इसमें आएगा, उसमें जो शिलालेख हैं अशोक के और अशोक का जो साम्राज्य है, तो अशोक के शिलालेखों को समझने के लिए अशोक के मैप में एक बार इन शिलालेखों को हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि अशोक के ये जो शिलालेख थे, ये जिस तरह से सीमाओं पर स्थित थे, इनसे अशोक का पूरा एक जो मैप है, जो कहाँ तक अशोक का साम्राज्य का विस्तार था, ये इससे समझ में आप कर पाएंगे। तो इसीलिए ये मैप मैंने पहले आपके लिए इसमें डाल रखा है। तो ये जो कंदहार और मानसेहरा, कंदहार और ये मानसेहरा, शहबाजगरी, ये वो एक प्रकार से शिलालेख हैं जो वर्तमान में एक तो भारत की सीमाओं में नहीं आते, और उस समय भी भारतीय उपमहाद्वीप में ये डायरेक्ट नहीं आते थे, यानी कि ये यूनान और भारत के बॉर्डर पर हैं, ये अफगानिस्तान में स्थित है और ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वर्तमान ईरान यूनान से लगी हुई सीमा पर ये जो महत्वपूर्ण यानी कि मानसेहरा, शहबाजगरी और कंदहार के जो ये शिलालेख हैं, इससे ये पता चलता है कि जो एक प्रकार से इसका जो साम्राज्य था, अगर उसको हम देखें तो अशोक के साम्राज्य की सीमाएं ये देखिए कहां तक विस्तारित होती हुई जा रही हैं। ये है अशोक के पूरा साम्राज्य का विस्तार। अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया है, और इनमें चोल, चेर, पांड्य, सत्तिपुत्र और श्रीलंका आदि पड़ोसी देशों की बात की है। तो जिन देशों की बात इस दूसरे शिलालेख में अशोक ने की है, वे सब अशोक की सीमाओं से बाहर थे। जैसे चोल, चेर, पांड्य, ये सब दक्षिण में, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये चोल, चेर, पांड्य और सुदूरतम दक्षिण के जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, ये अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। इसके अलावा ये जो श्रीलंका है, इसे भी पड़ोसी राज्य के रूप में दिखाया गया है अशोक के इस दूसरे शिलालेख में, तो यह भी अशोक के साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था। इसके अलावा क्योंकि ये जो शिलालेख हैं, इनमें अशोक का जिक्र किया गया है, इनमें उस भाषा का इस्तेमाल, जैसे प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो यूनान के बॉर्डर से लगे हुए हैं उनमें आरामाइक भाषा का भी प्रयोग किया गया है, इनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इन सबसे ऐसा लगता है कि इन सीमावर्ती पश्चिमोत्तर और यूनान ईरान से लगे हुए जो बॉर्डर है, यहां पर अशोक के जो ये शिलालेख हैं, इनकी भाषा पर पड़ोसी देशों की भाषा का प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे लौरिया अर्राज का है ये, ठीक है, ये धौली, ये क्या कहते हैं, ये जौगढ़ है, जौगढ़ लिखा हुआ है, अमरावती है, ठीक है। तो ये सोपारा का है, ये कौशाम्बी का है, ये लौरिया नंदनगढ़ का है, ये मेरठ में, ये दिल्ली टोपरा का है, तो ये कालसी का है, ये गिरनार का है। तो ये जो महत्वपूर्ण या येरगुडी का है, ये जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं अशोक के, जो कि आप देखेंगे कि ज्यादातर ये जो शिलालेख हैं अशोक के स्तंभलेख हैं, ये बॉर्डर पर, जहां पर अशोक की सीमाएं थी बॉर्डर, वहां पर मेनली इनको स्थापित किया गया था। इसके पीछे कई उद्देश्य थे। एक उद्देश्य ये था कि सीमाओं का विस्तार कहां तक है ये स्पष्ट हो जाए, ताकि बाहरी शक्तियां उनमें हस्तक्षेप न करें, तो सीमाओं के स्पष्टीकरण के लिए ये किया गया। इसके अलावा पड़ोसी देशों को संदेश देने के लिए ये शिलालेख स्थापित किए गए, और पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में ये मौर्यकालीन इतिहास, अशोक के इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और अशोक के इन शिलालेखों पर जो भाषा लिखी है, उसे पहली बार जो पढ़ा, उनका नाम था, अंग्रेज थे ये, जेम्स प्रिंसेप। बहुत पूछा जाता है ये जेम्स प्रिंसेप, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, और भारत में पहली बार किसी जो शिलालेख हैं उन पर लिखी हुई भाषा को पढ़ने वाले भी यही थे, जेम्स प्रिंसेप। तो चलिए अशोक या मौर्य काल से संबंधित ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतया किस नाम से जाना जाता था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतया
किस नाम से जाना जाता था? ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव और डी धर्मकीर्ति। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा प्रियदर्शी। आपने देवानाम प्रियदर्शी अशोक से जुड़ा हुआ देखा होगा। देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी से बहुत सारी चीजें और स्पष्ट होती हैं। यानी कि अशोक ने का जो नाम है, जो शिलालेखों में सामान्यतया जो मिलता है वो प्रियदर्शी के नाम से मिलता है। पूरा इसमें लिखा रहता है देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है, देवानाम प्रियदर्शी का जो मतलब निकाला गया है वो ये है, देवताओं का प्रिय और अत्यधिक आकर्षक या सुंदर दिखने वाला। तो अशोक ने ये जो देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी, इससे कई इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि जो अशोक थे वे ब्राह्मण धर्म से प्रेरित थे। ब्राह्मण धर्म का इन पर प्रभाव था, क्योंकि ये जो इनकी उपाधियां हैं, जो नाम इनके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये ब्राह्मण धर्म से ही प्रेरित हैं। देवताओं का प्रिय यानी कि, और देवताओं के प्रिय की कल्पना राजत्व में देवत्व के सिद्धांत से मैच करती है। राजत्व में देवत्व का सिद्धांत ये सबसे पहले ऋग्वेद में ऐतेरे ब्राह्मण के रूप में दिया गया था, ऋग्वैदिक काल में। तो राजत्व का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म से लिया गया है, और यही ब्राह्मण धर्म से प्रेरित होकर के अशोक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो अशोक का प्रियदर्शी नाम जो मिला है, मेनली ये जो मिला है वो मास्की अभिलेख में मिला है, दूसरे शिलालेख में मिला है। तो ये इससे ये पता चलता है कि अशोक ब्राह्मण धर्म से प्रेरित था। अगला जो प्रश्न आएगा उसमें अशोक के नाम का, अशोक नाम का उल्लेख कहाँ किया गया है उसमें हम बताएंगे। इसके बाद प्रश्न आएगा कि वो कौन कौन से अभिलेख हैं, शिलाभिलेख हैं जहां से अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अभी हमने अशोक के साम्राज्य को शिलालेख के माध्यम से मैप में देखा, तो उसमें मैंने कुछ नाम लिए थे कि उनको अशोक ने अपने पड़ोसी देशों के रूप में बताया है। तो जो पड़ोसी देश हैं, जाहिर सी बात है वो अशोक के साम्राज्य के बाहर होंगे। तो हमें ये बताना है कि इनमें ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो अशोक के साम्राज्य में नहीं थे। ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका और डी कलिंग। कलिंग के बारे में आप जानते हैं, कलिंग को अशोक ने जीता था और कलिंग विजय का उल्लेख अशोक ने 13वें शिलालेख में किया है। ठीक है, 13वें शिलालेख में अशोक ने यह बताया है कि कैसे कलिंग विजय हुई। कलिंग विजय का पूरा विवरण इस शिलालेख में किया गया है, और इसी शिलालेख में अशोक के द्वारा जो हिंसा छोड़ करके अहिंसा को अपनाने की बात भी कही गई है, और कैसे अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था ये भी बताया गया। तो जाहिर सी बात है कि कलिंग सीधे सीधे अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। बिहार भी अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था, क्योंकि ये तो केंद्र था, मगध बिहार में ही था, तो ये भी इसमें हो गया। अफगानिस्तान भी अशोक के साम्राज्य में ही आता था, क्योंकि जो शिलालेख मैंने आपको बताए कि किस तरह से मानसेरा और शहबाजगढ़ी और जो दूसरे कंदहार, ये कंदहार का जो शिलालेख है वो कंदहार मतलब कंधार, तो जाहिर सी बात है कि यह कंदहार जो है अफगानिस्तान में था, और वहां पर अशोक के शिलालेख मिलने का मतलब ही है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में आता था। तो बचता क्या है? श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य का क्षेत्र नहीं था, साम्राज्य के अंतर्गत नहीं जाता था, लेकिन श्रीलंका के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, मैत्रीवत संबंध थे। इसीलिए अशोक ने जब बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। यह महत्वपूर्ण है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन।
ठीक है, सीलोन। तो श्रीलंका में अशोक ने अपने धर्म प्रचारक के रूप में, आप जानते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत सारे काम किए, इसलिए इसने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका नाम था धम्म महामात्य। तो ये जो धम्म महामात्य है ये धर्म का प्रचार करने के लिए और अशोक का जो धम्म था उसका प्रचार करने के लिए जो एक तरह से यात्राएं किया करते थे, धम्म यात्राएं किया करते थे। तो क्योंकि श्रीलंका के साथ अशोक के अच्छे राजनीतिक रिश्ते थे तो अपनी पुत्री और अपने पुत्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने भेजा था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको चारों बौद्ध संगीति का पूरा चार्ट बताया था और उसका एक कोड भी बताया था, ठीक है। तो बौद्ध जिन लोगों को पता है फटाफट बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। तो यहां पर हम देखेंगे कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। बौद्ध संगीतियां क्या थी? बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ यानी कि उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद बौद्ध धर्म का और ये बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उसको एक प्रकार से बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया और उसके बाद फिर लगातार 3 और सभाएं यानी कि कुल 4 सभाएं बुलाई गई जिनमें बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं के प्रचार प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई थी। तो ऐसी ही बौद्ध संगीतियों के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से आपको बता दें। 2 बौद्ध संगीति किस किस के शासन काल में हुई थी? तो ये कोड है, उन 4 राजाओं के नाम हैं जिनके कार्यकाल में ये बौद्ध संगीतियां हुई थी। ये है प्रथम बौद्ध संगीति, ये है दूसरी बौद्ध संगीति, ये है तीसरी और ये है चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है। बौद्ध संगीतियों से जो प्रश्न आते हैं उनमें मेनली ये आता है कि बौद्ध संगीति कौन सी बौद्ध संगीति किस राजा के कार्यकाल में हुई, फिर आता है कि कहां पर हुई यानी कि उस जगह का नाम बताइए, और फिर आता है कि इन बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष कौन थे। ये 3 नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें हम कह सकते हैं कि ये जो कोड है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि फैक्ट भूल जाते हैं, याद नहीं रहते, इसलिए कोड से आपको याद रहेगा। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? आ का मतलब क्या है? आ का मतलब है अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु कौन था? अजात शत्रु मौर्य में हर्यक वंश का एक राजा था और ये बिंबिसार का पुत्र था। एक है बिंबिसार, एक है बिंदुसार। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अजात शत्रु के पिता बिंबिसार की, जिसने मगध में सबसे पहले साम्राज्य यानी कि किसकी स्थापना की? हर्यक वंश की स्थापना की। इसी हर्यक वंश का दूसरा राजा था अजात शत्रु और यह अजात शत्रु जो है बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रेरित था। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई उस समय अजात शत्रु मगध का राजा था, यह प्रश्न में पूछा जाता है। तो इसने उनकी मृत्यु के बाद एक बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन किया था। तो पहली संगीति किस राजा के समय में हुई है? अजात शत्रु के समय में हुई है। कहां हुई है? राजगृह। जब ये संगीति हुई तब मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। बाद में क्या हो गई? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हुई, राजगृह में हुई और इस बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये 3 बातें यहां पर आपने समझ ली कि अजात शत्रु, राजगृह और महाकश्यप ये प्रथम बौद्ध संगीति का पूरा हिसाब किताब है। फिर दूसरी बौद्ध संगीति हुई, ये किसके समय में हुई? यहां का से हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक कौन था? ये शिशुनाग वंश का राजा था और शिशुनाग वंश जो है वो हर्यक वंश के बाद में आया था, ठीक है। कहां पर हुई थी ये वैशाली में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे?
कमीर, साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। तो ये हो गई हमारी दूसरी बौद्ध संगीति के महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, अब तीसरी बौद्ध संगीति पूछी गई है, उत्तर इसमें मिल जाएगा। तीसरी बौद्ध संगीति हुई किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में। अशोक का जो शासनकाल था वो कब शुरू होता है? जब भारत में, जब मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पिता बिंदुसार आए और बिंदुसार का पुत्र अशोक उनके बाद आया। तो अशोक के समय में मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो ये तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था मोंगलीपुत्र तिस्स। मोंगलीपुत्र तिस्स था इसका अध्यक्ष। तो ये थी हमारी तीसरी बौद्ध संगीति, अशोक के समय में, पाटलिपुत्र में और मोंगलीपुत्र तिस्स में। प्रश्न पूछा अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? आंसर है इसमें तीसरी। अब ये आप भूलेंगे नहीं कभी, और इनसे संबंधित ये प्रश्न भी बनते हैं, कहाँ हुई थी? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, अब चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। और कनिष्क कौन था? कनिष्क कुषाण वंश का एक बड़ा ही फेमस राजा था। और कहां पर हुई थी ये बौद्ध संगीति? ये हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन, वहां पर हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी ये चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। वसुमित्र। तो ये था आपका 4 बौद्ध संगीति का पूरा हिसाब किताब, जहां से बहुत कम से कम 7 से 8 प्रश्न इतने सी बात से निकल के आएंगे। अब ये कोड क्या है जो आपको याद करना है? कोड इस तरह से याद करना है। ठीक है, ये कोड है इसका। कैसे इसको याद करना है? अका अक राम वैसा पामो कब। अका अक राम वैसा पामो कब। ठीक है, एक ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया, पा को आ के साथ ये कर दीजिए और का हो गया कब के साथ। तो राम वैसा पामो कब या अकाक, ये दोनों एक साथ मिलाने पर जब आप इनको डिकोड करेंगे तो एक ऐसा चार्ट आपको मिल जाएगा और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध में बहुत खून खराबा किया, युद्ध में उसे जीत हासिल हुई तो कलिंग को उसने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन इस युद्ध में इतना खून खराबा देखने के बाद जो अशोक था उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और इस हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के अपना एक अलग आचार संहिता तैयार की जिसे धम्म कहा गया। देखिए, एक होता है धम्म, एक होता है धर्म। हालांकि धम्म धर्म से ही निकला है, प्राकृत भाषा में धर्म से ही धम्म निकला है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म नहीं था। तो अशोक का धम्म जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित जरूर था, लेकिन पूरी तरह से बौद्ध धर्म नहीं था, क्योंकि अशोक का धर्म सभी धर्मों की अच्छी बातों का एक संग्रह था। जैसे कि अकबर ने दीन-ए इलाही तैयार किया था। दीन-ए इलाही क्या था? दीन-ए इलाही सभी महत्वपूर्ण धर्मों की अच्छी बातों का एक संग्रह था, यानी कि हम कह सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग था। ऐसा ही कुछ अशोक ने किया था। तो अशोक ये जानता था कि अब उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका है कि उस साम्राज्य को अब तलवार के बल पर सुरक्षित रखना संभव नहीं था, इसलिए उसने धर्म का सहारा लिया और उसने नैतिकता के आधार पर लोगों को आपस में जोड़ करके सामाजिक विद्वेष समाप्त करने का प्रयास किया। क्योंकि ये वो समय था जब धार्मिक विद्वेष चल रहा था। वैदिक धर्म अलग से था, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी कि समाज में विभिन्न धर्मों का प्रचलन होने के कारण समाज में आपस में तनाव था, वैमनस्य था। तो इन सबको दूर करने के लिए अशोक ये जानता था कि एक इतने बड़े समुदाय को, जन समुदाय को किसी एक धर्म में शामिल करना आसान काम नहीं है। इसलिए उसने अपनी सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर के एक आचार संहिता बनाई और उसे कहा गया अशोक का धम्म। और यह कहा गया कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में इन अच्छी बातों का पालन करता है तो इसका जीवन सुख और शांति से व्यतीत होगा। तो इस प्रकार से, हालांकि अशोक का धम्म जो है वो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो इसके अलावा अशोक की ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिससे यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म का उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था। हालांकि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले
अशोक जो है वो क्या था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। और जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है उसमें यह कहा गया है कि अशोक पहले शैव धर्म में था, शैव धर्म से संबंधित था। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हालांकि कलिंग युद्ध के बाद उसका जब हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने अहिंसा को स्वीकार करते हुए क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म के गुरु थे उपगुप्त, बौद्ध धर्म के गुरु थे उपगुप्त। इन उपगुप्त से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था या बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया था। तो पूछा है कि अशोक का जो धम्म है वो था क्या, तो उसकी जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो यहां पर हमें समझना है। ए, बौद्ध मत के सिद्धांत, बी, आजीविकों और चावारकों के दर्शन का मिश्रण। ये अलग अलग जो उस समय चर्चित जो संप्रदाय या दर्शन थे या धर्म थे उनके बारे में बताया गया है। उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत व्यवस्था और राज्य की धार्मिक नीति। तो सही उत्तर क्या होगा, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत व्यवस्था, यानी कि उस समय जो तमाम संप्रदाय थे उनकी अच्छी बातों का जो एक सिस्टम है उसको एक साथ इकट्ठा करके अशोक का धम्म तैयार किया गया। और इस अशोक के धम्म में बहुत सारी बातें लिखी गई थी कि व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में इन अच्छी बातों का पालन करना चाहिए। इसीलिए अशोक के धम्म को जन समर्थन प्राप्त हुआ। निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक के अशोक के धम्म का भाग नहीं था, यानी कि इनमें जो चार बातें लिखी हुई हैं इनमें से किसी एक का संबंध या अशोक ने अपने धम्म में उसमें एक बात को शामिल नहीं किया है, वो आपको बताना है। ए, राजा का सम्मान करना, बी, अपने धर्म से भिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णु होना, सी, ब्राह्मणों का सम्मान करना, डी, अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना। तो देखिए अशोक सभी धर्मों का सम्मान करने की बात करता है, सहिष्णु था धार्मिक रूप से, क्योंकि वो खुद बौद्ध से पहले ब्राह्मण था, तो ब्राह्मणों का सम्मान करना भी उसकी एक धार्मिक नीति का उद्देश्य था। अशोक द्वारा जो देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण की है वो भी कहीं ना कहीं जरिए इशारा करती है। अपनी प्रजा के कल्याण को बढ़ावा देना ये तो उसका मुख्य उद्देश्य ही था और इसे भी उसने अपने धर्म में शामिल किया था, क्योंकि ये शायद दुनिया का ऐसा पहला राजा था जिसने अपनी प्रजा को अपनी संतान कहा है और संतान के रूप में उसको देखा है। ऐसे में ये तीनों बातें अशोक के धम्म का हिस्सा थी, लेकिन राजा का सम्मान करना इसके बारे में धम्म में कोई बात नहीं कही गई, यानी कि अशोक के धम्म में स्वयं अपने लिए सम्मान पाने की कोई इच्छा या लालसा नहीं थी। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, यानी कि अशोक अपने धम्म के द्वारा क्या बताना चाहता था, क्यों उसने ये तैयार किया। ए, राजा के प्रति वफादारी, बी, शांति एवं अहिंसा, सी, बड़ों का सम्मान करना और डी, धार्मिक सहनशीलता। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं। इस तरह के प्रश्न गलत होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी होती है जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये वाला ज्यादा सही होगा। ये तो इसमें देखा जाए अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें बी और डी में, लेकिन आप ध्यान से देखें कि धम्म का मूल संदेश क्या था। तो मूल संदेश यही था कि जब कलिंग में उसने बहुत हिंसा की तो कलिंग युद्ध के बाद जो कलिंग युद्ध में जो भेरी घोष था वो धम्म घोष में बदल गया। भेरी घोष का मतलब होता है जो युद्ध का घोष होता है, तो युद्ध घोष को बुद्ध घोष में बदलने वाला जो मूल मंत्र था उसका वह था शांति एवं अहिंसा। और इस प्रश्न का उत्तर भी यही होगा कि अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था, समाज में जो संदेश देना चाहता था धम्म के द्वारा, वह था शांति और अहिंसा। शांति कब होगी? शांति तब होगी जब धार्मिक विद्वेष नहीं होगा, सभी व्यक्ति सचमुच रूप से एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे और एक सभी धर्मों की अच्छी बातों को आपस में ग्रहण करेंगे। और अहिंसा के द्वारा उसने जो खून खराबा था उसको बंद किया, यहां तक कि पशु पक्षी की हत्या पर भी रोक लगा दी। उसने अपनी सेना की संख्या कम कर दी और युद्ध की जगह शांति और वार्ताओं के द्वारा समस्याओं को सुलझाने का काम किया। तो शांति एवं अहिंसा अशोक के धम्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है और आज भी दुनिया में शांति और अहिंसा का ही संदेश दिया जाता है। चाहे इस समय पश्चिम एशिया का यरूशलेम और उसका गाजा की समस्या हो, इजराइल और फलस्तीन की समस्या हो, चाहे रशिया और यूक्रेन की समस्या हो, शांति और अहिंसा का जो मंत्र है इसी से इन युद्धों का समाधान हो सकता है। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, इसका क्या प्रमाण है? यानी कि इतिहासकार जो ये कहते हैं
कि बौद्ध जो अशोक था, भले ही ये बौद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन फिर भी ये हिंदू धर्म का सम्मान करता था और हिंदू धर्म से प्रभावित भी था। ऐसा किस लिए कहा जाता है? इनमें से ऐसी कौन सी बात है जिससे आप ये बात सिद्ध कर सकते हैं? तो ए तीर्थ यात्रा, बी मोक्ष में विश्वास, सी देवानाम प्रिय और डी पशु चिकित्सालय खोलना। तो इसका उत्तर होगा देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय का मतलब ही होता है कि देवताओं का प्रिय, और मैंने बताया कि देवताओं का प्रिय जो है इसे कहा जाता है राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत क्या है? राजत्व का सिद्धांत ये कहता है कि राजा जो है वो देवता का एक अंग है, यानी कि राजाओं की उत्पत्ति देवताओं से ही हुई है। और राजत्व का यह सिद्धांत सबसे पहले ऐतेरे ब्राह्मण में दिया गया है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ऐतेरे ब्राह्मण हमारा जो ब्राह्मण ग्रंथ है या जो वैदिक ग्रंथ है उनका एक पार्ट है। तो इसमें बताया गया है, यानी कि ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इस बारे में यह कहा गया है कि राजत्व का सिद्धांत यानी कि राजा की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। तो देवताओं से उत्पत्ति होने का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है, तो यहां पर अशोक को जो देवानाम प्रिय कहा गया है उसके शिलालेखों में उसकी जो एक अन्य नाम देवानाम प्रिय था। तो ऐसे में यह लगता है कि अशोक भले ही बौद्ध था लेकिन फिर भी उसकी आस्था हिंदू धर्म में थी। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया? औषधि बाग क्या होते हैं? जहां पर जड़ी बूटी होती हैं जो रोग में चिकित्सा में काम आते हैं। और अस्पताल ये भारत में सबसे पहले खुलवाया अशोक ने, यानी कि अशोक ही वह पहला शासक था, पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रकार के संस्थानों की आवश्यकता पर बल दिया कि लोगों का इलाज कराने के लिए, उपचार कराने के लिए अस्पताल और इस प्रकार की जड़ी बूटी यानी कि औषधि बाग की स्थापना की। यानी कि कुल मिलाकर के यह एक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने इस बात को महसूस किया कि लोगों को उपचार की आवश्यकता है। जन कल्याणकारी कार्य कराने वाला भी यह भारत का पहला शासक था। जितने भी जन कल्याणकारी कार्य आज के समय में आप देखते हैं लगभग सभी कार्य इसने किया, चाहे वो एक तरह से अनाज भंडार हो। सहगोरा अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने आपातकाल के लिए अनाज भंडार भी रखे हुए थे। इसके अलावा अस्पताल से लेकर के महत्वपूर्ण जितने भी स्वास्थ्य वर्धक पेड़ होते हैं जो उनको लगवाया और सराय खुलवाए गए, वो सारे काम किए अशोक ने जो जन कल्याण के लिए किए जाते हैं। तो यह जो श्रेय है अस्पताल और औषधि खुलवाने का भारत में, ये अशोक को जाता है। ठीक है, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन कारण के प्रश्नों में हमें दोनों को पहले पढ़ना है, फिर देखना है दोनों सही है या गलत है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं। तो कथन कहता है सम्राट अशोक ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया था और अपनी सेना को भंग कर दिया था। यह कह रहा है कथन कि जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध के बाद और उसने युद्ध करना छोड़ दिया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया या बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ, तो अशोक ने मृत्यु दंड समाप्त कर दिया, किसी को भी मृत्युदंड नहीं देता था और अपनी सेना को भी भंग कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। कारण है कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पाश्चातापी होकर बौद्ध बन गया था। अब देखिए यहां पर दोनों कथन में अगर हम ध्यान से देखें तो कथन ए सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था, यह बिल्कुल गलत है। जो ऐसे अपराधी जो बहुत ही घृणित अपराध किया करते थे उन्हें बाद में भी मृत्युदंड दिया जाता था। हालांकि मृत्युदंड की पूरी छानबीन की जाती थी कि किसी निर्दोष को मृत्युदंड ना दिया जाए, लेकिन मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त अशोक ने नहीं किया था। इसके अलावा अशोक ने अपनी सेना कम कर दी थी लेकिन भंग नहीं की थी, क्योंकि अब अशोक को ज्यादा सेना की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया था और युद्ध के स्थान पर धम्म को ही अपना मूल शस्त्र बना लिया था। तो धम्म के द्वारा अशोक शांति और आपस में सहिष्णुता लाने का प्रयास कर रहा था, पर फिर भी जो साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण जो सीमाओं की सुरक्षा है, जो आंतरिक सुरक्षा है, उसके लिए अशोक ने सेना को बनाए रखा था। तो सेना कम कर दी गई थी लेकिन समाप्त नहीं हुई थी, और मृत्यु दंड भी कम कर दिया गया था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। तो इसलिए इसमें जो कथन लिखा है वो क्या है, गलत है। कारण बिल्कुल सही है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने पश्चाताप किया और वह बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। तो इसमें क्या होगा,
इसमें होगा ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ये भी कथन कारण से है। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। कारण है कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो कलिंग जो है वो एक ऐसी, कलिंग यानी कि वर्तमान उड़ीसा का स्थान, वर्तमान जो उड़ीसा है या उड़िया है, वह ओडिशा है जिसको हम बोलते हैं, वहीं पर कलिंग था। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला दिया, बिल्कुल सही बात है। कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में अशोक के शासन के 8वें वर्ष में, जब अशोक को शासन करते करते 8 वर्ष हो गया, तो अपने शासन काल के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय की थी और उसके बाद अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा किया? अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में क्यों मिलाया? उसके पीछे कारण पूछा है कि कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि कलिंग जो कि वर्तमान उड़ीसा के में पड़ता था, आप देखेंगे कि समुद्र तट पर स्थित होने के कारण दक्षिण भारत से जो व्यापार होता था, तो समुद्री व्यापार भी यहां से होता था और दक्षिण भारत से स्थलीय मार्ग भी सीधे कलिंग को होता था। समुद्री मार्गों से व्यापार से क्या लाभ होता मौर्य साम्राज्य को? सीधे सीधे दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ मौर्य साम्राज्य का व्यापार हो सकता था। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक मार्गों से मौर्य साम्राज्य को जोड़ना, और दूसरी चीज जो है दक्षिण भारत से स्थलीय मार्ग के द्वारा कलिंग को जोड़ना, या कलिंग के माध्यम से स्थलीय मार्ग द्वारा दक्षिण से मगध साम्राज्य को जोड़ना, ये सारे उद्देश्य पूरे हो रहे थे। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था मौर्य साम्राज्य के लिए। तो इनमें दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। बढ़िया प्रश्न है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यानी कि ये जो 4 नाम हैं, ये चारों नाम किससे हैं? मौर्य वंश के शासक हैं। आपको बताना है इन 4 में से कौन कौन से मौर्य वंश के ये शासक जो हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था या उससे प्रेरित थे। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा बिंदुसार और चौथा दशरथ। तो ध्यान देना यहाँ पर कि चंद्रगुप्त जो है ये जैन धर्म से प्रेरित था। ठीक है, मैंने अलग वीडियोज में आपको बताया है, ये जैन धर्म से प्रेरित था। जैन धर्म का एक जो बौद्ध गुरु था जिसका नाम था, क्या नाम था जिसका? इसका नाम था, देखिए, एक था भद्रबाहु और एक था स्थूलभद्र। भद्रबाहु जो है ये जैन धर्म का वो गुरु था जिससे चंद्रगुप्त मौर्य प्रेरित हुए और इन्होंने इससे जैन धर्म में दीक्षा भी ली थी। तो भद्रबाहु के प्रभाव में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था और इसी भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला चले गए थे मैसूर में, जब मगध में 12 वर्षों का अकाल आया था। और इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य इतने दुखी हुए और इन बौद्ध जैन धर्म से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने दक्षिण भारत में ही यानी कि श्रवणबेलगोला में ही उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए और इसको जैन धर्म में कहा जाता है संलेखना। संलेखना मतलब सत्य का लेखा जोखा। तो ये संलेखना वही लोग करते हैं जो जैन धर्म बहुत ज्यादा अपनाते हैं और जैन जो एक तरह से साधु बन जाते हैं, क्योंकि जैन धर्म में जो परंपरावादी जो महावीर से प्रेरित लोग थे वही संलेखना अपनाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही जबरदस्त एक ऐसा शासक था जिसने जैन धर्म अपनाया और संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना। अब चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसार। तो बिंदुसार ने ना तो जैन धर्म से को अपनाया ना ही बौद्ध धर्म, बल्कि ये आजीवक संप्रदाय से प्रेरित थे। मैंने बताया कि उस समय यानी कि जब
600 ईसा पूर्व के बाद का समय था। ये धार्मिक रूप से बड़ा ही उथल पुथल का समय था और यही वो समय था जब जो रिलीजियस रिफॉर्म चल रहे थे, यानी कि धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे या धार्मिक आंदोलन चलाए जा रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में, वैदिक धर्म में इतनी कुरीतियां और जटिलताएं, कर्मकांड आ गए थे कि आम आदमी को, समाज को राहत देने के लिए एक सरल धर्म की आवश्यकता थी। और ऐसे ही आसान धर्म की उत्पत्ति के लिए तमाम विचारकों ने अपने अपने प्रयास किए। इन्हीं के तहत तमाम जो भागवत धर्म है, जो शैव धर्म है, जो आजीवक संप्रदाय है, या जो दर्शन है, या जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ऐसे बहुत सारे धर्म और संप्रदाय इस समय अस्तित्व में आ रहे थे। तो उन्हीं में से एक था आजीवक संप्रदाय। ठीक है, मक्खली गोशाल इसके आचार्य थे। तो बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। तो ये भी ना तो मौर्य था ना जैन था, इन दोनों में से एक भी बौद्ध नहीं था। अब यहां पर आता है अशोक। अशोक क्या था? सभी जानते हैं, अशोक बौद्ध था। और अशोक का जो यहां पर ये जो दशरथ है, ये भी क्या था? बौद्ध था। दशरथ भी मौर्य धर्म से था, ये भी बौद्ध ही था। तो ये अशोक और दशरथ दो ऐसे जो मौर्य शासक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बाकी ये जो दो हैं ये बौद्ध धर्म से नहीं थे, ये जैन धर्म से थे और ये आजीवक संप्रदाय से। हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 2 और 4 सही हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है? ठीक है, अशोक को अशोक कहां कहा गया है ये पूछा है। ए भाब्रू अभिलेख, बी 13वां अभिलेख, सी रुमन्यदेयी अभिलेख और डी मास्की का लघु शिलालेख। तो इसका सही उत्तर है मास्की का लघु शिलालेख। इसमें अशोक के अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। और मास्की के अलावा नेतुर, उदय गोलम, ठीक है, यहां पर भी यानी कि मास्की, ये वो जगह हैं जहां से अशोक के अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। प्रश्न में मास्की है तो सही उत्तर मास्की होगा। रुमन्यदेयी अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, अशोक ने अपने शासन काल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। और लुम्बिनी क्या है? यहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी बात से प्रेरित होकर के अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय क्या क्या किया? यहां पर इन्होंने यहां पर जो टैक्स था उसे कम कर दिया, क्योंकि ये बुद्ध से, महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित थे। तो यह बात रुमन्यदेयी स्तंभ लेख में मिलती है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख में क्या मिलता है? भाब्रू अभिलेख में अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है और अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ये बात भी भाब्रू अभिलेख से पता चलती है। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है? ए अमरावती, बी भरूच, सी सांची और डी सारनाथ। तो इसका उत्तर होगा सी सांची। ये मध्य प्रदेश में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और यहाँ पर अशोक का स्तूप, अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप है और ये अपनी कलाकृति और स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, बाकी के ये बनारस में है आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक स्तंभ है, स्तूप है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सारनाथ स्तंभ का एक और नाम है धमेख। सारनाथ में एक स्तूप है धमेख स्तूप। ठीक है, सारनाथ में एक स्तूप है धमेख स्तूप। और सारनाथ स्तंभ क्या है? सारनाथ स्तंभ वही है जिसमें 4 शेर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आपने देखा होगा ये राष्ट्रीय चिन्ह महत्वपूर्ण राजकीय दस्तावेजों पर और जगह जगह आपको मिलता है, जिसमें 4 शेर एक दूसरे के विपरीत
जो मुंह करके बैठे हुए हैं चारों दिशाओं में, तो ये जो सारनाथ का स्तंभ है ये अशोक से संबंधित है। अशोक ने इसका निर्माण कराया था। चतुर्दिक दिशाओं में यानी कि चारों दिशाओं में कीर्ति जो है उसका एक तरह से ये सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था सारनाथ स्तंभ। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश दिए गए हैं? प्रश्न को फिर से देखिए और समझिए। आपसे यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक अभिलेख है जिससे यह प्रमाण मिलता है कि संकटकालीन समय के लिए अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। जैसे हमारी सरकार FCI के थ्रू जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम है, इसकी निगरानी में महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न है उनका भंडारण रखती है। और विपरीत परिस्थितियों में, जैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चली थी, तो आप जानते हैं कि यूक्रेन को विश्व की गेहूं की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और विश्व भर में गेहूं का निर्यात करता है यूक्रेन। लेकिन युद्ध के कारण यूक्रेन का गेहूं का उत्पादन और निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ, तो भारत ने अपना पहले ही स्टोर करके रखा था और भारत ने यह कहा कि हमारे पास इतनी सामर्थ्य है कि हम भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड भी पूरी कर सकते हैं, तो हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न या अन्न भंडार थे। इसी प्रकार के अन्न भंडार आपातकाल के लिए उस समय मौर्य साम्राज्य में भी रखे जाते थे, और खास तौर से अशोक के समय में, क्योंकि अशोक के इनमें से एक अभिलेख में इसके बारे में पता चलता है। कौन सा है वो अभिलेख या लेख? ए सोहगौरा ताम्रपत्र, बी अशोक का रुमन्यदेही स्तंभ, सी प्रयाग प्रशस्ति, डी चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख। तो इसका सही उत्तर होगा ए सोहगौरा ताम्रपत्र। ताम्रपत्र मतलब तांबे का एक एक तरह से डिस्क, पतला सा एक पेपर, उस पर ये लिखा सोहगौरा में, और इसमें ये लिखा हुआ है कि संकट काल में उपयोग करने के लिए जो अनाज है उसको, खाद्यान्न को सुरक्षित रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इससे अशोक की दूरदर्शिता पता चलती है और इससे ये पता चलता है कि वो जनता के कल्याण के बारे में कितना सोचता था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख इनमें से किस लिपि में लिखे गए थे? ठीक है, मौर्य साम्राज्य में ये जो पेशावर में और जो दूसरे सीमावर्ती उत्तर पश्चिम सीमा में जो अभिलेख है, शिलालेख है, उनमें कौन सी लिपि पूछी गई है, उसमें इस्तेमाल किया गया है? ए खरोष्टी लिपि, बी ब्रह्म लिपि, सी आरमाइक लिपि और डी देवनागरी लिपि। तो सही उत्तर है ए खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है ये एक प्रकार से पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में जो शिलालेख है उनमें इस्तेमाल की गई है, और यह विदेशी प्रभाव के कारण ऐसा माना जाता है कि अशोक के शिलालेख में इस लिपि का, लिपि मतलब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। जनरली अन्य जो स्तंभ लेख हैं वहां पर ब्रह्म लिपि का प्रयोग किया गया है, लेकिन पेशावर और उसके निकट जो है, जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में जो अभिलेख या शिलालेख हैं उनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, अशोक का रुमन्यदेही स्तंभ किससे संबंधित है? ए बुद्ध के जन्म से, बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से और डी बुद्ध के शरीर त्याग से। तो सही उत्तर है ए बुद्ध के जन्म से, क्योंकि रुमन्यदेही के पास ही लुम्बिनी गांव है और इसी लुम्बिनी गांव में स्थित लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उत्तर होगा ए सही है, और इसी से प्रेरित होकर के इसने क्या किया था, टैक्स कम कर दिया था वहां लोगों पर। केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था व्याख्या में, वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट कहता है? ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमन्यदेही स्तंभ, सी कीन स्तंभ और डी भाब्रू स्तंभ। तो उत्तर है भाब्रू स्तंभ। इस भाब्रू स्तंभ में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट कहता है और इसी में वह बौद्ध धर्म अपनाने या स्वीकार करने की बात भी करता है। ठीक है, मगध का सम्राट वाली बात भाब्रू अभिलेख से संबंधित है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में असत्य है? प्रस्तर स्तंभ, प्रस्तर मतलब पत्थर के, स्टोन के, स्तंभ मतलब पिलर, तो इनके बारे में कौन सी? बहुत सारे स्तंभ बनाए अशोक के, जितनी भी बनाई हुई कलाकृतियां हैं या जो स्ट्रक्चर हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ। और ये स्तंभ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और विशेष तकनीक से बनाए जाते थे। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक बात है जो स्तंभ के बारे में सही नहीं है? ए, इन पर उच्चतम प्रकार की पॉलिश है। बी, ये अखंड है। सी, स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है। और डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। इन पर उच्चतम प्रकार की पॉलिश है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉलिश्ड है। ये अखंड है, ये भी सही है। अखंड का मतलब है कि इनमें जो एक ही पिलर पर बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि पत्थर के टुकड़े रख रख करके बनाए गए, एक अखंड शिला पत्थर की। और ये बड़ी आश्चर्य कर देने वाली है कि इतनी दूर सीमाओं पर ले जा करके इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे स्थापित किया गया और उन पर ये लेख लिखे गए। तो ये अखंड है। इनका जो आकार है वो कैसा है? शुंडाकार है। शुंडाकार मतलब ये जो ऊपर से एक प्रकार से इस प्रकार से चौड़े हैं और नीचे पतले होते गए हैं और यहाँ पर ऐसे डिजाइन बनी हुई है। तो स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि स्थापत्य संरचना वह होती है जिसमें बिल्डिंग, मंदिर या महलों का निर्माण किया जाता है, जिसमें इमारत खड़ी की जाती है। यहाँ पर ये एक स्वतंत्र स्तंभ के रूप में स्थापित किए गए हैं। अगर ये स्थापत्य संरचना के भाग होते तो इन पिलर या स्तंभों के साथ कोई दूसरा आकार जैसे छत या दीवारें भी मिलती, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में पाए गए हैं, इसलिए ये स्तंभ जो हैं स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं। ठीक है, ये सिंगल एक पीस के रूप में अलग अलग बनाए गए हैं। लास्ट प्रश्न है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी के अशोक के लेख किसमें लिखे हुए हैं? हमने मैप में पहले ही देख लिया था कि मानसेरा और शहबाजगढ़ी ये वर्तमान पाकिस्तान में है और ये सीमांत जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहां पर स्थापित किए गए थे। तो ये किस भाषा में लिखे गए हैं? ए, प्राकृत भाषा, खरोष्टी लिपि। भाषा मतलब लैंग्वेज और लिपि मतलब स्क्रिप्ट, दोनों अलग अलग होती हैं। भाषा जो हम पढ़ते हैं और जो हम बोलते हैं, और लिपि जो हम लिखते हैं। जैसे हमारी भाषा है हिंदी, लेकिन लिपि है हमारी देवनागरी। तो वैसे ही मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस लेख में लिखे गए हैं? ये है ए, प्राकृत भाषा में और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन अन्य जो अभिलेख हैं अशोक के, ज्यादातर अगर पूछा जाए कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो उसमें ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। अधिकांश जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन ये मानसेहरा और शहबाजगढ़ी की भाषा तो प्राकृत है, लेकिन लिपि इसकी खरोष्टी है। और जो यूनान और अफगानिस्तान में जो मिले हैं, अफगानिस्तान के जो इसके लेख हैं वो अरमाइक भाषा और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये थे हम